हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 6 के एनसीईआरटीज़ हम कवर कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट के ऊपर मैंने चैप्टर वाइज वीडियो बना रखा है और उसे अपलोड करा हुआ है। और आज हम ज्योग्राफी का, अपनी क्लास 6 की ज्योग्राफी का हम चैप्टर करेंगे, चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इससे पहले हमने चैप्टर मैप के बारे में था, वो हमने डिस्कस कर रखा है। बहुत ही वैल्यूबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था वो, आप उसे ज़रूर देखिएगा एक बार जाके। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही इसमें ज़्यादा मेहनत लग रही है मेरी, और मुझे भी काफ़ी मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, और उम्मीद करता हूँ आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। हमने अपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ ही एक ओनली प्लेनेट है जिस पर लाइफ मौजूद है। ह्यूमन बींग्स कैन लिव हेयर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ह्यूमन बींग्स जो है यहाँ पर सर्वाइव इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट है, यानी कि ज़िंदगी मतलब जीवन जीने के लिए जो यहाँ पर एलिमेंट हमें चाहिए, हमें जो एलिमेंट चाहिए होते हैं वो यहाँ मौजूद हैं, जो कि हैं हमारे ज़मीन, पानी और हवा। ये सब हमारे अर्थ पर मौजूद हैं। बाकी प्लैनेट्स पर भी हमें ये चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं, लेकिन कहीं पर ऐसा है कि हमारे पास सफिशिएंट नहीं कहेंगे, हमारे पास एयर है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर वो एनवायरनमेंट नहीं है जहाँ पर हम ब्रीथ कर सकें। हो सकता है वहाँ पे ऑक्सीजन, हम वहाँ पे गैसेस मिलें, लेकिन वहाँ पे हो सकता है हमारे पास उस प्लैनेट पर ऑक्सीजन ना हो हमें सर्वाइव करने के लिए। पानी की अवेलेबिलिटी आपको मिलती है, लेकिन पीने लायक पानी है कि नहीं है वो सब हमें जानकारी इस चीज़ की नहीं है। तो अर्थ ही है जहाँ पर हमें पीने लायक या पानी मिल जाता है, ब्रीथ करने लायक हमें एयर मिल जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये हमारे लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट हैं, जो हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लेनेट अर्थ पर ही मिलते हैं। अर्थ का सरफेस जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स जोन में है, यानी कि एक तरह से जो अर्थ की सरफेस है ना, वो अर्थ की सरफेस और उसके आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है वो सब काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। उसमें बहुत कुछ जो है, कई सारी वैरायटी ऑफ उसमें चीज़ें हैं, जिनके वजह से जो है अर्थ का जो सरफेस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वो 3 कंपोनेंट हमारे हैं जो एनवायरनमेंट में आपस में एक दूसरे के साथ मीट करते हैं, मिलते हैं, उनसे मिल के बने हुए होते हैं, उनको ओवरलैप भी करते हैं और उनके साथ इंटरेक्शन करके भी जो है वो एक अर्थ का सरफेस बनता है। कौन कौन से हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। कि जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, जिस पर हम रहते हैं, वो हमारा कहलाता है लिथोस्फेयर। यानी कि जिस सड़क पर, जिस मिट्टी पर, जिस ज़मीन पर हम चलते हैं वो हमारा लिथोस्फेयर होता है। और उस लिथोस्फेयर बेसिकली ये नहीं कहेंगे हम ज़मीन पर चल रहे हैं तो वो हमारा लिथोस्फेयर है, नहीं। थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर है, एक तरीके से कहेंगे छोटी सी एक लेयर है, एक सफिशेंट किलोमीटर के दायरे के हिसाब से कहा जाए तो एक लेयर है, जिसके कंपेरिजन जिसको मिला के जो है वो हमारा पूरा एक लिथोस्फेयर बनता है। इसको हम देखेंगे, लिथोस्फेयर को यहाँ पर नीचे दे रखा है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और गैसियस लेयर्स हमारे अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, उससे बनता है हमारा एटमॉस्फेयर। यह है हमारी अर्थ सपोज, तो इसके चारों तरफ जो है एक ऐसा एक गैसियस लेयर बनी हुई है जो हमें विजिबल नहीं होती, लेकिन उनमें कई सारी डिफरेंट गैसेस होती हैं जो अर्थ को चारों तरफ से घेरी हुई होती हैं, वो हमारी बनती हैं एटमॉस्फेयर। यानी इस सराउंडिंग्स में, यानी इस लेयर के अंदर आपके डिफरेंट वैरायटी ऑफ गैसेस होंगी, लाइक ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, और इवन वाटर वेपर्स हमें मिल जाते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं इसमें गैसियस फॉर्म में सारी चीज़ें हैं जो हमारे चारों तरफ अर्थ को घेरे हुए हैं। तो वो हमारा पूरा एक एनवायरनमेंट बन जाता है, एक एटमॉस्फेयर हो जाता है वो हमारा, जहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाती है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस भी मिल जाती हैं हमें। वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। अब हमने अपनी अर्थ को देखा था, तो अर्थ में हमें कहीं जगह पर एक लैंड सरफेस देखने को मिलता है और कहीं पर हमें वाटर सरफेस देखने को मिलता है। तो जो वाटर सरफेस है ना, जो अर्थ के ऊपर जो पानी की जो क्वांटिटी है वो कहीं ज़्यादा है, वेरी बिग एरिया वो कवर करे हुए, बहुत बड़ा एरिया जो है वो कवर करे हुए है पूरे अर्थ के सरफेस पर। तो इसीलिए वो एरिया हमारा कहलाया जाता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में जो होते हैं ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर जो है वो इंक्लूड करते हैं। अब वाटर किस किस फॉर्म में है, बर्फ़ के फॉर्म में भी वाटर आपका होता है, पानी की फॉर्म में तो है ही ऑलरेडी वाटर, और वाटर वेपर्स के साथ भी वाष्प हमारे आते हैं। अगर आप देखोगे, आप अक्सर जब भी कहीं धुआं उठता है तो धुआं उठने मतलब बाद जो है वो एक वेपर्स जम जाते हैं। जब भी आप पानी बॉयल करोगे, उसके ऊपर एक ढकना रख दोगे, तो आप ये देखोगे जब ढक्कन हटा के तो उसके ऊपर स्टीम से कंडेंस होकर वाटर वेपर जम जाते हैं। तो वही वाटर वेपर ऐसे हमारे पूरे एनवायरनमेंट में होते हैं, तो वो भी एक पानी का ही हिस्सा होते हैं, इसलिए वो भी हाइड्रोस्फीयर में ही इंक्लूड करे जाते हैं। इसके अलावा एक एलिमेंट और यहाँ दिया हुआ है जिसका नाम है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, वो एक नैरो जोन होता है जहाँ पर हमें 3 तरह की चीज़ें जो होती हैं वो कंबाइंड फॉर्म में मिलती हैं, लैंड, वाटर एंड एयर। यानी जिस एक सरफेस, किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर जहाँ पर हमें ज़मीन मिलेगी, जहाँ पे हमें पानी मिलेगा और जहाँ पर हमें एरिया मिलेगा, तीनों एक ही जगह पे मौजूद हो जाएंगी, वो हमारा कहेगा बायोस्फीयर। ठीक है। लिथोस्फीयर को पढ़ने से पहले यहाँ पर वर्ड ओरिजिन दे रखा है, हम उसको अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वर्ड ओरिजिन में क्या दे रखा है कि ग्रीक लैंग्वेज में लिथोस का मतलब होता है स्टोन। ये हमने पढ़ा था
पीछे हिस्ट्री की जब आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो हमने इसमें पढ़े थे मीसोलिथिक, नियोलिथिक, पैलियोलिथिक। तो वहाँ पर लिथ का लिथ मतलब पैलियो मतलब ओल्ड था और लिथ माने स्टोन था। तो वो लिथोस जो है वो ग्रीक वर्ड निकल कर आया स्टोन से स्टोन, वो पत्थर हो गए। एटमॉस, एटमॉस का मतलब होता है वेपर्स, ग्रीक में एटमॉस का मतलब होता है वेपर और इसी से हमारा बनता है एटमॉस्फेयर, जिसकी बात अभी यहाँ पर हमने करी थी। ह्यूडोर जिसका मतलब होता है पानी, यानी कि एक तरीके से ये हाइड्रो, ह्यूडोर से बन, हाइड्रो जो है वो ह्यूडोर से बना जिसका मतलब होता है पानी, और पानी हमने अभी डिस्कस कर लिया। फिर आता है एक बायोस्फीयर जिसका मतलब होता है लाइफ। हमें पता है कि भैया हमारे सर्वाइविंग के लिए लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट कौन से थे, लाइफ वाटर सॉरी लैंड वाटर और एयर, और जहाँ पर भी ये तीनों हमें मिल जाएंगे वो हमारा हो जाएगा बायोस्फीयर। तो बायो का मतलब होता है लाइफ यानी कि जीवन, तो वो हमारा बायोस्फीयर बन गया। कैन यू मेक वर्ड यूजिंग द अबव, जो ये ऊपर दे रखे हैं इनसे आप वर्ड बनाओ। देखो लिथोस का बन गया लिथोस्फीयर, एटमॉस का बन गया एटमॉस्फेयर, ह्यूडोर का बन गया हाइड्रोस्फीयर, बायो का बन गया बायोस्फीयर। तो ये नाम निकल कर आ गए। अब देख लेते हैं हम लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर एक सॉलिड पोर्शन है ऑफ द अर्थ का जिसे कहा जाता है लिथोस्फीयर। ये कंप्राइज होता है अर्थ के क्रस्ट से, अर्थ के क्रस्ट के ऊपर रॉक्स होती हैं और साथ ही साथ जो होती है वो मिट्टी की एक लेयर होती है पतली सी, उसके साथ बना हुआ होता है। बेसिकली क्या है, हमारी जो है ये एक पूरी अर्थ है, ये हमारी एक अर्थ है, इसके एक नए लेयर्स बन गए हैं, ऐसे करके इसके लेयर बने हुए हैं। सेंटर पार्ट हमारा, ये हमारा सबसे ऊपर का जितना पार्ट दिख रहा है ये छोटा सा जो हिस्सा हो जाएगा ये हमारे लिथोस्फीयर बन जाएगा। उसके नीचे अगर हम और आएंगे तो हमारे पास ऐसे डिफरेंट हमारे पास लेयर्स हैं, जैसे कि लिथोस्फीयर हो गए हमारे पास, कोर हो गया, वो मेंटल हो गया, कोर हो गया और इनर कोर हो जाता है। तो इस तरीके से जो है ये लिथोस्फीयर बेसिकली जो है वो एक पट्टी होती है, एक लेयर होती है, ये पूरी जो है वो एक लेयर है जो कि अर्थ के क्रस्ट बनती है, यानी कि जो हम जिस ज़मीन पर चलते हैं अगर आप उसके नीचे और खोद के देखोगे वो सब मिट्टी मिट्टी मिलेगी वहाँ पर आपको, ठीक है। तो वो पूरा हमारा जो है वो एक तरीके से लिथोस्फीयर बेसिकली एक पट्टी है पूरी की पूरी जो अर्थ सरफेस पर हमें देखने को मिलेगी। और हमें लेयर सॉइल्स के लेयर्स में जो है वो कुछ न्यूट्रिएंट एलिमेंट भी मिल जाते हैं जिसमें ऑर्गेनिजम्स भी सर्वाइव करते हैं। तो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर जो है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स और उसके नीचे ऑर्गेनिजम्स हमें यहाँ से बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। अब दो डिविजन्स हैं अर्थ के सरफेस के। देखो हमने अर्थ तो देख ली, अब अर्थ के सरफेस पर हमें जो चीज़ें मिलती हैं देखने को वो दो डिवीज़न में है खास तौर पे। पहला है एक लैंड मास, यानी कि एक लैंड मास का मतलब ये है कि एक ज़मीनी टुकड़ा, एक बड़ा ज़मीनी टुकड़ा जिसे कहा जाता है कॉन्टिनेंट, और ह्यूज वाटर बॉडीज़ जो मिलके हमारी हाइड्रोस्फीयर बनाती हैं, और जैसे कि पानी है वाटर बॉडीज़ है वो कहलाती हैं हमारी ओशियन बेसिन्स, ठीक है। सारे ओशियंस वर्ल्ड के जो हैं वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, फिगर 5.1 में एक मैप दे रखा है, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। उसमें आप देखेंगे कि ओशियंस जो हैं वो सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब सवाल आता है ओशियंस अगर कनेक्टेड हैं तो क्या ज़मीन कनेक्टेड है कि नहीं है कनेक्टेड? ज़मीन कहीं तक है जो है वो कनेक्टेड नहीं है, वहाँ पर सेपरेशन आपको देखने को मिलेगा ज़रूर, ठीक है। अभी हम उसको मैप को देखेंगे। ये पढ़ लेते हैं कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये रखी है, द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स सेम एवरीवेयर। जो लेवल ऑफ सी वाटर है, अब सी वाटर आप नदी देखोगे तो नदी में जो है उसका लेवल जो है वो सेम रहता है, यानी कि वो बिल्कुल एकदम समतल रहती है। ऐसा नहीं है कि नदी एक जगह पे आई और ऊपर की तरफ उड़ गई और फिर से समतल हो गई, या ऐसा नहीं है कि नदी एक जगह पे समतल होने के बाद फिर नीचे धंस गई और फिर उसके बाद वो समतल हो गई, ऐसा नहीं है। नदी जो होती है वो हमेशा जो है वो समतल रहेगी, यानी कि प्लेन रहेगी, ठीक है। एलिवेशन ऑफ द लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज जीरो। अब ज़मीन का जो एलिवेशन होता है ना, हम उसको मेज़र करते हैं सी लेवल के अकॉर्डिंग ही। जैसा हमारा ये सी लेवल है, जैसा ये हमारा सी लेवल है, सपोज़ ये हमारा एक सी लेवल है, इसके ऊपर की जो ज़मीन हिस्सा होगा ये सी लेवल है, ये है आपका सी लेवल, और ये है लैंड सरफेस, एक तरीके से ये है आपकी लैंड सरफेस। तो ये सी लेवल से ये ज़मीन जो है वो कितनी ऊंचाई पर है, इसको हम कहेंगे हमारा जो है वो सी लेवल कहलाएगा, यानी कि हम ज़मीन को सी लेवल से ही मापते हैं। आपने अगर नोटिस करा हो, जब आप ट्रेन में सफ़र करते हो और ट्रेन आपके किसी एक स्टेशन पर रुकती हो, या आप अपने शहर के किसी जंक्शन पर जाके देखोगे तो प्लेटफॉर्म पर जो एक नेम बोर्ड लगा हुआ होता है, प्लेटफॉर्म पर जो नेम बोर्ड लगाता है बिल्कुल एंड में, प्लेटफॉर्म जब खत्म हो जाता है वहाँ पर आपको एक येलो कलर का एक नेम बोर्ड दिखता है जिसपे उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का नाम लिखा हुआ होता है कि भाई ये पटना जंक्शन है, कि ये बिहार, ये जो है वो आपका मुजफ्फरनगर का जंक्शन है, या फिर ये आपका दिल्ली जंक्शन है, या आपका लखनऊ जंक्शन है। तो वहाँ पर आप देखोगे उसके नीचे एक शॉर्ट नोट लिखा हुआ, उसमें एक छोटा सा वर्ड लिखा होता है 175 मीटर अबव द सी लेवल।
तो वो चीज़ वो दिखाता है कि सी लेवल से ऊपर है ये ज़मीन इतनी ऊंचाई पर, यानी सी लेवल से 175 मीटर की ऊंचाई पर है ये ज़मीन आपकी, ठीक है। वो हमारा सी लेवल, हम उसको एलिवेशन ऑफ लैंड मेजर करते हैं सी लेवल के थ्रू। अब हम देख लेते हैं मैप। मैप में हमें क्या देखना था भाई? मैप में हमें ये देखना था कि हमारी सारी वाटर बॉडीज़ जो हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पैसिफिक ओशियन है, ये पैसिफिक यहाँ तक ओशन तक आया और यहाँ पर ये अटलांटिक ओशन से मिल गया और यहीं पर ये सदर्न ओशन से भी मिल गया। सदर्न ओशन से जब आप और ईस्ट वर्ड की तरफ गए तो यहाँ पर आइए इंडियन ओशन से मिल गया, और इंडियन ओशन से आप चाहे इस तरह से चले जाओ चाहे आप इस डायरेक्शन से चले जाओ तो यहाँ पर ये पैसिफिक ओशन से मिल गया, और ये पैसिफिक ओशन घूम के पीछे से फिर से यहाँ पर पैसिफिक ओशन से मिल गया। तो सारी वाटर बॉडीज़ जो हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये हमने देख लिया। अब आप ये देखो कि लैंड सरफेस भी जो है कि आपस में एक दूसरे से मिली हुई हैं। लैंड सरफेस जो है वो आपस में एक दूसरे से मिली हुई नहीं है। वो इस तरह से यहाँ पर आप देखोगे कि ये आर्कटिक ओशन से अटलांटिक ओशियन से क्रॉस करते हुए सदर्न ओशन पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर ज़मीन कहीं भी मिली हुई नहीं है ना, ये अलग है, यहाँ पर सेपरेशन है, यहाँ पर सेपरेशन है। ठीक उसी तरीके से पैसिफिक ओशन के इस एंड से, पैसिफिक ओशन के इस एंड पर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल ही डिवाइडेड है, अलग है। तो लैंड सरफेस जो है वो बिल्कुल डिवाइडेड है, पानी जो है, वाटर बॉडीज जो है वो आपस में एक दूसरे से मिली हुई हैं। तो ये हमने मैप में नोटिस कर लिया जो हमने अभी पढ़ा था। आगे हम लिथोस्फीयर में पढ़ लेते हैं कि लिथोस्फीयर में सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई जो है वो 8,848 मीटर है अबव द सी लेवल। सपोज ये है आपका सी लेवल, इस सी लेवल से 8,848 मीटर की ऊंचाई पर आप जाएंगे तो आपको ये है माउंट एवरेस्ट की पीक ऊंचाई पर, ठीक है। और ग्रेटेस्ट डेप्थ जो मिलेगी आपको सी लेवल से वो मिलेगी 11,022 मीटर, जो कि मारियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में है। पैसिफिक ओशन कहाँ पर है हमारा? पैसिफिक ओशन हमारा ये वाला है और ये वाला है, यानी कि कंबाइंड पीछे से मिला हुआ है। तो यहीं पर जो है वो कोई मारियाना ट्रेंच है जो कि 11,022 मीटर डेप्थ में है। यानी सपोज ये सी लेवल है हमारा, इस सी लेवल से 8,848 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट है, और इसी से 11,022 मीटर की नीचाई पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर है आपका मारियाना ट्रेंच, यहाँ पर है आपका मारियाना ट्रेंच, और यहाँ पर है आपका माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो आप ये देखिए, ये है 8,000, बल्कि हम इसे 8.9 ही मान के चलते हैं, 8.9 है, और ये है 11 किलोमीटर, ये है 8.9 किलोमीटर, और ये है 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर गहराई ज़्यादा है, ऊंचाई कम है। सी लेवल से हम नाप रहे हैं तो सी लेवल से 8.9 किलोमीटर ऊंचाई है, 11 किलोमीटर सी लेवल से नीचे आप जाओगे तो मारियाना ट्रेंच, यानी गहराई जो है वो इमेजिन आप करिए, द डेप्थ ऑफ द सी इज़ मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। 3 किलोमीटर का फासला है। अगर हम 8 किलोमीटर और 11 किलोमीटर को डिफरेंस देखेंगे तो 3 किलोमीटर का फासला है, बल्कि 88 है तो 8.9 समझेंगे, तो 8.9 समझेंगे मतलब 2.1, मतलब लमसम मान के चलेंगे कि 2 किलोमीटर और गहराई ज़्यादा है, ठीक है। आगे हम एक इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं भैया, कुछ वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको भी देख लेते हैं। क्या वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ दे रखा है कि एडमंड हिलरी जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और तेंजिंग नोर्गे शेरपा जो कि इंडिया के हैं, ये पहले मैन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था 29 मई 1953 में, माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे ये। फिर जंको तबाई जो कि जापान की ये पहली वुमेन थी, वो पहली वुमेन थी जिन्होंने 16 मई 1975 को, यानी कि ये वर्ल्ड की पहली वुमेन थी। वर्ल्ड के पहले मैन थे आपके एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे शेरपा। वर्ल्ड की पहली वुमेन जो थी वो थी जंको तबाई जापान की, जिन्होंने 16 मई 1975 में जो है वो पहली बार इस माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी थी। और इंडिया की बछेंद्री पाल थी जिन्होंने 23 मई 1984 में जो थी वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई है। अब हमने मैप में कॉन्टिनेंट पढ़े, लैंड मासेस पढ़े, लैंड मासेस के बारे में हमने देख लिया भाई। अब लैंड मासेस के बारे में वो हमारे कहलाते हैं क्या? कॉन्टिनेंट। हमने 2 डिवीजन देखे ना अर्थ सरफेस पर, एक लैंड मासेस और एक वाटर बॉडीज। तो लैंड मासेस के में अब हम कॉन्टिनेंट्स हमारे आते हैं, उन कॉन्टिनेंट्स को हम पढ़ लेते हैं कि 7 तरह के कॉन्टिनेंट होते हैं, और ये सारे के सारे जो है वो सेपरेटेड हैं वाटर बॉडीज से। हमने अभी देखा बीच में, हमने अभी देखा जैसे कि यहाँ पर ये यूरोप अफ्रीका जो है वो सेपरेट है अटलांटिक ओशन से, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से, ठीक है। ठीक उसी तरीके से साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जो है वो हमारे सेपरेटेड हैं पैसिफिक ओशन के थ्रू ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कॉन्टिनेंट से, ठीक है। तो अब हम ये देख लेते हैं कौन कौन से कॉन्टिनेंट है भैया। कॉन्टिनेंट के नाम इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा आप। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ये 7 हमारे मेजर कॉन्टिनेंट हैं। मैप में हमने इन्हें देख लिया। नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मासेस लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंपॉर्टेंट चीज़ एक और, आपको पीछे के चैप्टर्स में हमने पढ़ाया था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमने पढ़ाए थे। तो उसमें हमने पढ़ा था कि लैटिट्यूड हमारा है इक्वेटर, जो अर्थ को जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, एक सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। तो हमने वहाँ पर एक चीज़ ये देखी थी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर लैंड सरफेस ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें सदर्न हेमिस्फीयर पर,
आप देखेंगे कि ये है इक्वेटर, इस इक्वेटर के ऊपर आपके 3 कॉन्टिनेंट तो यहीं पे मिल जाएंगे, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। ये 3 कॉन्टिनेंट तो बिल्कुल ही बिल्कुल जो है वो इक्वेटर के ऊपर हैं। और अफ्रीका का कुछ हिस्सा जो है मैक्सिमम पार्ट जो है वो आपका इक्वेटर के ऊपर है, वो भी नदर्न हेमिस्फीयर में। तो नदर्न हेमिस्फीयर में जो है वो लैंड सरफेस ज़्यादा है, सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड सरफेस जो है वो हमारा कम है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये साउथ अमेरिका यहाँ पर है, अफ्रीका का इक्वेटर के नीचे का पोर्शन ये है, और ऑस्ट्रेलिया ये पूरा का पूरा आपका इक्वेटर के नीचे यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में। तो आप ये देख लीजिए यहाँ पर लैंड सरफेस एरिया कितना है, इस पूरे पोर्शन में लैंड सरफेस कितना एरिया है, और यहाँ पर ये कितना लैंड सरफेस एरिया है आपका नदर्न हेमिस्फीयर में। तो आपको आसानी से पता चल रहा है कि नदर्न हेमिस्फीयर में लैंड सरफेस एरिया ज़्यादा है। अब वन बाय वन हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं भाई जल्दी जल्दी से। एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारा, सारे 7 कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हमारा है एशिया। कवर करता है अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ के ऊपर जितना भी लैंड एरिया है 7 कॉन्टिनेंट को मिला के, उसका 1/3 एरिया जो है वो एशिया ने ही ले रखा है, एशिया कॉन्टिनेंट ले रखा है। कॉन्टिनेंट जो है वो हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, ये भी मैंने आपको बताया था भाई ईस्टर्न हेमिस्फीयर कौन सा आता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर कौन सा आता है। एक बार और थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। ये 0 डिग्री से जो लाइन जाती है ये आपकी प्राइम मेरिडियन लाइन होती है, ये हमने पढ़ाया था, ठीक है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो प्राइम मेरिडियन से ईस्टर्न इतना जितना भी है वो आपका कहलाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और प्राइम मेरिडियन से वेस्टर्न पोर्शन जितना भी है वो आपका कहलाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो आपका इस हिसाब से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलेगा। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिलेगा। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, इस कॉन्टिनेंट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ये एशिया है और ये लाइन जा रही है जो कि आपकी कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो एशिया से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ये आप याद रखिए कि कौन सा इमेजिनरी लाइन जो है वो एशिया से पास होती है। उसके बाद एशिया जो है वो सेपरेट है यूरोप से, यूरल माउंटेन से, यानी कि ऑन द वेस्ट ये हम देख लेते हैं एक बार। ये हैं आपके यूरल माउंटेन्स हैं जो एशिया को और यूरोप से डिवाइड करते हैं। अब यूरल माउंटेन्स जो हैं वो एशिया के वेस्ट में हैं, ये बात, और यूरल माउंटेन्स यूरोप के ईस्टर्न में हैं, ठीक है। ये आप खुद ही लगा लेंगे अंदाजा डायरेक्शन, जिसके बारे में मैंने आपको पीछे के चैप्टर्स में मैप्स में मैंने पढ़ाया है आपको डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। जो कंबाइंड लैंड मास है यूरोप का और एशिया का वो कहलाता है यूरेशिया, ठीक है। कौन सा लैंड मास कह रहे हैं यूरेशिया कहलाता है, वो लैंड मास हम आपको बताते हैं। लैंड मास कौन सा है, वो ये है, ये पूरा एरिया जो रेड से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला पूरा पोर्शन, ये एशिया और ये यूरोप, ये पूरा मिला के जो है वो यूरेशिया कहा जाता है। यानी यूरोप और एशिया को मिला के अगर हम बात करेंगे, नाम लिखेंगे इसका, तो वो बन जाएगा हमारा यूरेशिया, ठीक है। आगे देख लेते हैं भाई, यूरोप के बारे में पढ़ लेते हैं। जब यूरोप का नाम आ गया तो यूरोप इज़ मच स्मॉलर देन एशिया, एशिया से काफ़ी छोटा है यूरोप। ये आपने मैप में अभी देखा कि कितना छोटा है भाई एशिया से यूरोप। कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया के वेस्ट में आता है, ये भी हमने अभी उसी से अंदाज़ा लगा लिया। आर्कटिक सर्किल जो है वो पासिस करता है इससे यूरोप से आर्कटिक सर्किल पास करता है। अब है हमारा ये रहा यूरोप, ये है यूरोप। इस मैप को आप अगर स्पेरिकल बॉल में स्पेरिकल में कन्वर्ट करना चाहेंगे, जब करेंगे तो आपको एक रीजन आपको ये इस तरीके से मिलेगा जो हमारा आर्कटिक सर्किल बन जाता है, ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था पीछे। तो ये आर्कटिक सर्किल में पड़ जाता है। जब ये आर्कटिक सर्किल में है तो यूरोप का कुछ हिस्सा जो है ये आर्कटिक सर्किल में आ गया। यूरोप का मोस्टली नर्दर्न एरिया जो है वो कुछ हद तक नर्दर्न एरिया है वो आपका आर्कटिक सर्किल में हमें देखने को मिलेगा। उसी की बात यहाँ पर करी गई है। 3 वाटर बॉडीज़ के साथ ही घिरा हुआ है यूरोप जो है वो, 3 वाटर बॉडीज़ के साथ घिरा हुआ है। 3 वाटर बॉडीज़ कौन सी हैं इसको भी हम देख लेते हैं। ऊपर नॉर्थ में है आर्कटिक ओशियन, वेस्ट में है आपका अटलांटिक ओशियन ये, और साउथ में जो है ये आपको मेडिटेरेनियन सी मिलेगा। तो ये 3 वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है यूरोप। आगे देखते हैं, मैप में हमने देख लिया और लोकेट कर लिया इसे। अब बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर एशिया। एशिया के बाद अफ्रीका जो है वो दूसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट टू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के मिडल से जो है वो एक इमेजिनरी लाइन जो हमारे कहलाती है इक्वेटर, जो हमारी अर्थ को जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। वो इक्वेटर की लाइन यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड की लाइन वो हमारी सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका से जाती है, सिर्फ और सिर्फ नहीं, अफ्रीका से जाती है। हमने एक लार्ज पार्ट ऑफ द अफ्रीका जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में है, ये भी हमने देखा, ठीक है। जब हमने अभी डिफरेंस देखा कि नदर्न हेमिस्फीयर में लैंड सरफेस एरिया ज़्यादा है, तब हमने देखा था कि अफ्रीका का मेजर सरफेस जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में है। मैप में हमने देख लिया था 5.1 में। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कह रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये तीनों जो इमेजिनरी लाइन है ये सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका से ही क्रॉस करती हैं। यानी कि तीनों जो इमेजिनरी लाइन है वो अफ्रीका से क्रॉस करती हैं। ये रहा हमारा अफ्रीका का मैप, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से ये पास आउट हुआ,
इक्वेटर यहाँ से पास हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से पास हुआ। तो तीनों इमेजिनरी लाइन जो हैं वो हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट से पास होती हैं। सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। आप मुझे कोल्ड डेजर्ट का नाम बताइए, किसी भी कोल्ड डेजर्ट का नाम आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। सहारा डेजर्ट आपका कहाँ लोकेटेड है? अफ्रीका में। कहाँ पर है ये भी देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है आपका सहारा डेजर्ट। वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है आपका सहारा डेजर्ट। आगे कह रहे हैं मैप में हमने देख लिया, हम नोटिस करेंगे वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, वो भी आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगी, नाइल। सबसे बड़ी नदी लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो नाइल, वो आपको देखने को मिलेगी अफ्रीका में। कहाँ पर मिलेगी? वो है आपकी यहाँ पर दे रखा है, ये आप देखेंगे तो ये रही आपके पास नाइल नदी। सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट नदी है आपकी नाइल, जो अफ्रीका में फ्लो होती है। ये वही पॉइंट है जो मैंने बताया आपको कि तीनों इमेजिनरी लाइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका से क्रॉस करती हैं। अब नॉर्थ अमेरिका पढ़ लेते हैं भाई। नॉर्थ अमेरिका जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। ये साउथ अमेरिका से लिंक्ड है, बहुत ही एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से, जिससे कहा जाता है इस्थमस ऑफ पनामा। इसको हम आगे पढ़ेंगे क्या चीज़ है वो देख लेते हैं कि भाई ये नॉर्थ अमेरिका है और ये है साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है वो यहाँ पर एक एडजॉइनिंग पॉइंट है, यहाँ पर एक बहुत ही पतली नैरो लैंड स्ट्रिप है जिससे कहा जाता है इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये पूरा कॉन्टिनेंट लाई करता है। नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर कौन सा हो गया नॉर्थ अमेरिका का? नॉर्थ और वेस्टर्न हेमिस्फीयर यही मिल जाएगा। अगर आप अर्थ को डिवाइड करोगे इस तरीके से, अर्थ को जब आप डिवाइड करोगे इस तरीके से, तो यहाँ तो यानी अगर इक्वेटर से डिवाइड कर रहे हो तो नदर्न हेमिस्फीयर में आपका नॉर्थ अमेरिका आ गया, और अगर आप प्राइम मेरिडियन की लाइन से करते हो तो वेस्टर्न में आ गया, तो यानी कि वेस्ट में आपका ये नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर आ गया इस तरीके से। तो नॉर्थ अमेरिका जो है वो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में लाई करता है। तीन ओशन से ये सराउंडेड है। किससे? आप मैप में देखिए, बताइए किन तीन ओशन से जो है वो ये सराउंडेड है। आगे हम पढ़ लेते हैं, लेकिन आगे पढ़ने से पहले हम इस्थमस ऑफ पनामा देख लेते हैं एक बार कि इस्थमस ऑफ पनामा दे रखा है कि एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड एडजॉइनिंग टू लैंड मासेस, यानी कि दो लैंड मासेस को, लैंड मासेस का मतलब होता है एक बहुत बड़ा ज़मीनी टुकड़ा। नॉर्थ अमेरिका एक ज़मीनी टुकड़ा है, साउथ अमेरिका ज़मीनी टुकड़ा है। इन दोनों को जोड़ने वाली एक ज़मीनी पट्टी, बहुत ही पतली ज़मीनी पट्टी, उसे कहा जाता है इस्थमस, इस्थमस ऑफ पनामा। क्योंकि यहाँ पर एक पनामा नाम का कंट्री है, इसलिए वहाँ पर वो इस्थमस ऑफ पनामा जोड़ दिया नाम। ठीक है। इसी से मिलती जुलती एक चीज़ ये है कि एक स्ट्रेट होता है। स्ट्रेट जो है वो एक नैरो पास है, इसको रेड पेन से कर देता हूँ, ब्लू पे ब्लू नहीं चलता सही से। एक स्ट्रेट जो है वो एक नैरो पैसेज होता है ऑफ पानी का, कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सी एंड ओशियंस। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है। स्ट्रेट क्या चीज़ है? स्ट्रेट वो चीज़ है जो दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है एक पतली सी पानी की लेयर के साथ। ठीक है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक बहुत ही पतली सी पट्टी है पानी की, तो पतली सी पट्टी है पानी की जो कनेक्ट करती है कौन से दो ओशियंस को? एक आपके ये इंडियन ओशन को, और साथ ही साथ जो है वो इधर से एक इंडियन ओशन का जुड़ा हुआ पता है। यहाँ पर ये अरेबियन, यहाँ पर आपका जो है वो बे ऑफ बंगाल है, सॉरी बे ऑफ बंगाल एक सी बॉडी है और एक इंडियन ओशन की सी बॉडी है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है स्ट्रेट। यानी पानी जो बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं, जो बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं, जब वो एक पतली पानी की पट्टी से जब जुड़ती हैं तो वो स्ट्रेट हो जाती हैं, और जब कोई दो बड़े लैंड सरफेसेस एक पतली सी लैंड सरफेस से जुड़ते हैं तो वो बन जाते हैं आपके इस्थमस। उम्मीद है बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको इसको क्लैरिफाई कर दिया, आपको समझ में आया होगा। आगे हम देख लेते हैं भाई साउथ अमेरिका के बारे में। साउथ अमेरिका के बारे में कह रहे हैं कि साउथ अमेरिका जो है मोस्टली लाई करता है सदर्न हेमिस्फीयर में। मैप में आप देखिए और इसको समझिए, बार बार मैप ऊपर नीचे करना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है। तो साउथ अमेरिका जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। मैंने आपको बता रखा है सदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है और नदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है। अब ये कौन सी दो ओशन से सराउंडेड करता है ये भी आप देखिए, क्योंकि ओशंस भी आपको उसमें साफ दिखाई दे रहा है मैप में 5.1 में। ईस्ट और वेस्ट में कौन से दो ओशन से वो सराउंड है ये आप बताइए। एंडीज जो पर्वतमाला है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, वो यहाँ पर आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलती है। ये आपका साउथ अमेरिका, तो एंडीज पर्वत जो है वो पूरी नॉर्थ से लेके साउथ में आती है इस तरीके से। तो ये एंडीज पर्वत पूरी जो है वो वेस्टर्न साइड में है साउथ अमेरिका की। आप नोटिस करिएगा मैप में ऊपर दे रखा है 5.1 में जो मैप दे रखा है उसमें एंडीज पर्वत दिखा रखा है, माउंटेन रेंज दिखा रखी है। साउथ अमेरिका हैज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर अमेजन। साउथ अमेरिका में सबसे लार्जेस्ट रिवर जो है वो है अमेजन। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा अभी कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है और वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर जो है वो आपकी अमेजन है। थोड़ा सा मैं कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर होती है ना उसका मतलब होता है लेंथ के हिसाब से। तो लेंथ के हिसाब से नाइल जो है वो सबसे बड़ी है, जिसका लेंथ जो है वो 6650 किलोमीटर है। लेंथ के हिसाब से सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है आपकी नाइल। और वर्ल्ड लार्जेस्ट जो रिवर होती है वो कहलाती है क्वांटिटी के हिसाब से, यानी अमेजन रिवर में पानी की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। हालांकि इसकी लेंथ जो है वो कम है, लेकिन इसमें पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है।
पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर अगर आपसे पूछेगा तो इसका मतलब ये है कि पानी की क्वांटिटी की बात कर रहा है और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो अमेजन रिवर में है। और अगर किसी लॉन्गेस्ट रिवर की बात कर रहा है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर की बात कर रहा है, तो आप उसमें वहाँ पर नाम आंसर लगाएंगे नाइल, क्योंकि वो सबसे लॉन्गेस्ट सबसे लेंथी नदी की बात कर रहा है जिसकी लेंथ जो है वो 6650 किलोमीटर है। ठीक है, तो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर और वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर में जो डिफरेंस है वो आप समझ गए होंगे। एक कॉन्टिनेंट के बाद और दो कॉन्टिनेंट बचे हैं, उसको देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया बखूबी आप जानते हैं कहाँ पर लोकेटेड है। ऑस्ट्रेलिया वो एक स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है जो कि एंटायरली सदर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिल जाएगा। चारों तरफ से जो है वो ये ओशियन से घिरा हुआ है और सीज से घिरा हुआ है, यानी कि पानी बॉडी चारों तरफ से इसके पानी ही पानी है, इसीलिए इसे जो है वो आइसलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। आइलैंड कॉन्टिनेंट। आइलैंड क्या होता है? आइलैंड जो होते हैं वो छोटे छोटे द्वीप्स होते हैं बेसिकली। द्वीप बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन जब बड़ा द्वीप हो जाता है तो वो कॉन्टिनेंट बना दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक बड़ा कॉन्टिनेंट है। मैप में आपको देखेंगे तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए आप चारों तरफ से जो है वो पानी से घिरा हुआ है। तो आइलैंड जो होते हैं वो होते हैं जिनकी चारों तरफ पानी से घिरे हुए होते हैं, उनको हम आइलैंड कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसी वजह से आइलैंड कॉन्टिनेंट कंसीडर करा गया है, माना गया है। लास्ट हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो है एंटार्क्टिका, और ये कंप्लीटली हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में है। जैसे कि आप इस मैप में देखेंगे, ये है हमारा एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट, पूरा बिल्कुल ही सदर्न हेमिस्फीयर में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट के ठीक सेंटर में आपको साउथ पोल देखने को मिल जाएगा। एज इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन में ये लोकेटेड है, तो ये परमानेंटली जो होता है वो आइस शीट से, थिक आइस शीट से कवर होता है। आपको बताया था जब हमने लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड पढ़े थे तो हमने ये नोटिस किया था कि अर्थ की रेज जो होती हैं, अर्थ हमारी स्लाइटली टिल्ट है, कितना टिल्ट है? 22.5 डिग्री टिल्ट है नॉर्थ की तरफ, थोड़ा सा राइट साइड में हल्का टिल्ट है 22.5 डिग्री। तो 22.5 डिग्री से टिल्ट होने की वजह से जो है वो अर्थ की जो रेज होती हैं वो हमारे इस एंटार्क्टिक रीजन पर नहीं पड़ती, साउथ पोल पर नहीं पड़ पाती, जिसकी वजह से वहाँ पर ठंड बढ़ जाती है। और जब ठंड बढ़ जाती है तो आपको पता है जब ठंड होगी तो बर्फ़ जम जाएगी, और बर्फ़ जम रही है तो एंटार्क्टिका में बहुत ही थिक आइस शीट्स बहुत जम जाती हैं, बहुत ही मोटी मोटी लेयर आपको बर्फ़ की देखने को मिलेंगी वहाँ पर। तो वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमारे लिए लाइफ सर्वाइविंग एलिमेंट ही नहीं है। ज़मीन है हमारे पास हवा भी है, लेकिन पानी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बर्फ़ का पानी हम नहीं पी सकते। और ठंड बेइंतहा है, इतनी ठंड है कि वहाँ पर सर्वाइविंग के चांसेस बहुत ही रेयर हैं, इसलिए ह्यूमन सेटलमेंट वहाँ पर है ही नहीं। बहुत सी कंट्रीज़ के वहाँ पे रिसर्च स्टेशन है एंटार्क्टिका में, और इंडिया का भी अपने वहाँ पर 2 रिसर्च स्टेशन है जिनका नाम है मैत्री एंड भारती। मैत्री एंड भारती 2 हमारे रिसर्च स्टेशन हैं एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट पर। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे के हम पार्ट 2 में हाइड्रोस्फीयर से हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और उस चैप्टर को एंड कर देंगे।